We have completed our pro section और प्रो सेक्शन में क्वेश्चन आंसर्स कैसे कैसे लिखते हैं और किस तरह से आपको अपना राइटिंग स्किल रखना है उसके बारे में आज शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास प्रो सेक्शन के 2 चैप्टर बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड हमारा जो मंडे को आएगा तो नेक्स्ट पीरियड से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रो सप्लीमेंट्री सेक्शन। उसके हमारे 2 chapters are remaining that we will do. Today we are going to discuss how we should write down the question answers of this thing pro section. ठीक है, तो 2 lessons हम लोग ने करे हैं, the interview और going to the going places। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कैसे उसका आंसर देना है। एनसीईआरटी बेस आता है क्वेश्चंस, ज़्यादातर आप लोगों के एनसीईआरटी बेस होते हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके राजीव प्रकाशन में जो हमारी गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर आप लोगों को पता है, शॉर्ट आंसर्स कितने कितने मार्क्स के आते हैं? 4 मार्क्स, 5 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 4 मार्क्स के हमारे शॉर्ट आंसर्स आते हैं और हमारा एक लॉन्ग आंसर आता है, वो कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का आता है। हर एक सेक्शन का कितना 15 मार्क्स आपको रहता है, 15 मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। तो आप लोगों का जो प्रो सेक्शन है वो आपके 15 मार्क्स आएंगे प्रो सेक्शन में, उसमें आपको शॉर्ट आंसर्स और एक लॉन्ग आंसर आपको लिखने, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। शॉर्ट आंसर्स लिखते समय आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इतना बड़ा पूरी स्टोरी गढ़ के नहीं आनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है। अगर आपको पता है कि हाँ ये इस लेसन का क्वेश्चन है, अगर आप वाकई ही पढ़ाई करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आता है, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये मालूम हो जाता है कि ये इस लेसन का क्वेश्चन आंसर इस लेसन का है, और जब इस लेसन का है तो आपको उस लेसन के रिगार्डिंग ही अपना आंसर बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, लेकिन हमको मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या पूछ रहे हैं, है ना, राइटर हमसे जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमको क्या डिमांड कर रहा है, हम आंसर क्या लिखें। लेकिन हम ये समझ जाते हैं कि ये किस लेसन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन किस लेसन से आया है। जब ऐसा पता हो तो आपको उसकी सारांश लिखनी होती है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में लिखनी होती है, ताकि आपको कुछ नहीं, अगर 4 मार्क में से अगर आपका पार्शियल क्वेश्चन भी राइट होगा तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 2 मार्क तो मिलेंगे, लेकिन कोई भी आंसर आप छोड़कर नहीं आएंगे। लॉन्ग आंसर का अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग आंसर भी कभी कभी जो है हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि बोर्ड में किस टाइप से आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, कभी कभी आपके टेक्सचुअल भी होते हैं और कभी कभी आपके मास्टरमाइंड के टाइप के भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह के, कभी कभी नहीं भी होते हैं। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसका समरी टाइप का लिख के आना है ना, और अच्छा लॉन्ग आंसर लिखना है, ताकि 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, और वो 7 मार्क्स में से आपको कुछ नहीं अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो 3 to 4 मार्क्स तो आपको देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर मार्क्स वेटेज, है ना। अब आज हम लोग चल रहे हैं इंटरव्यू वाला लेसन निकालेंगे। इंटरव्यू वाले लेसन में बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जिसमें पूछा गया है what does eco find the time, how does eco find the time to write so much, है ना। eco means Alberto Eco, तो उनका नाम है, ये सरनेम है उनका eco, तो वो उसको किस तरह की राइटिंग, मतलब वो कैसे टाइम अपना स्पेयर करते थे लिखने के लिए, तो आप लोगों को पता है कैसे करते थे। वो क्या करते थे, वो अपना संडे जो रहता था उसमें राइटिंग लिखते थे, उनको जो भी टॉपिक उनके
क्लास इज ऑलरेडी स्टार्टेड। मैम के पास है ना एप्लीकेशन को गो। तो ये वाली चीजें जो है ना, हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है उसी हिसाब का आंसर दो। अगर आपको आ रहा है तो आप एक अच्छा सा आंसर बना के उसका लिखिए, पहले हिंदी में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। जैसे उनकी राइटिंग ये रहती थी कि वो जो है संडेज में लिखते थे और वो खाली एक ही चीज पे फिक्शन यानी इमेजिनेटिव उस पे नहीं लिखते थे, वो ऐसे टॉपिक पे भी लिखते थे जैसे कि डे टू डे लाइफ में हो रहा है वो टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के बहुत सारे सोशल इविल्स हैं, है ना, सामाजिक जो स्टिग्मास होते हैं, लाइक डॉरी सिस्टम हो गया और इनइक्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन हो गया, मतलब लड़का और लड़की में भेदभाव करना, और एजुकेशन टू ऑल, ये सब पहले नहीं हुआ करता था। इन सब चीज़ों के लिए सोशल रिफॉर्मर कौन होते हैं? सोशल रिफॉर्मर जो समाज सेवक होते हैं, है ना। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी और समाज को सुधारा। और कैसे सुधारा? शिक्षा के द्वारा, क्योंकि एक शिक्षा ऐसी चीज है अगर वो आपके पास है तो आप सही और गलत का ज्ञान दे सकते हो। आपको मालूम है लड़का और लड़की होने में माँ का कोई हाथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपने पढ़ाई करी है। अगर ये शिक्षा करी है तो आपको मालूम है आज बहुत सारे गांव देहात में अगर देखेंगे बहुत सारी औरतें अपने आप को कोसती हैं कि मेरे बेटा नहीं हुआ, मेरी बेटी हुई है, मेरी बेटी नहीं हुई, बेटा हुआ, अपने आप को कोसती है, जबकि उनका कोई उसमें रोल नहीं होता। लेकिन जब एजुकेशन हमारे पास आती है तो हम सही और गलत का फर्क जान लेते हैं। उसी तरह से इको जो है किस टॉपिक पर लिखते थे? जो डेली यूज के टॉपिक होते थे, जैसे नॉन वायलेंस। हर जगह देखो तो लड़ाई झगड़ा, मारकाट, टेररिज्म, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर विपरीत लेखक के रूप में वो जब लिखते थे तो वो लिखते थे नॉन वायलेंस के ऊपर, ताकि लोग जो है लड़ाई झगड़े को छोड़कर और अहिंसा का रास्ता अपनाएं। इसमें पूछा है, डिड Umberto Eco consider himself a novelist first or an academic scholar? उनको बोला था कि आप एकेडमिक स्कॉलर हो या आप नॉवेलिस्ट हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉवेल लिखी थी और एक नॉवेल में तो बहुत फेमस हुई थी। क्या था उसका नाम? द नेम ऑफ द रोज, है ना। तो ये बहुत फेमस नॉवेल हुई थी उनकी। लेकिन वो क्या कहते हैं, अगर तुमको याद होगा लेसन में, वो क्या कहते हैं कि नहीं, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ और मैं यही चाहूँगा कि मेरी पहली पहचान जो है वो क्या हो? एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आई एम अ एकेडमिक स्कॉलर। एकेडमिक स्कॉलर का मतलब होता है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, तो उसके स्कॉलर थे, वो प्रोफेसर थे। और मैं यही चाहता हूँ कि पहले मेरी पहचान उससे हो और बाद में एज ए नॉवेलिस्ट। What is the reason for the huge success of novel The Name of the Rose? अब इसमें मैंने तुमको 3 बातें बताई थी कि ये क्यों फेमस हुआ था, जो नॉवेल जो फेमस हुई थी क्यों। एक तो सबसे पहली बात, ये बहुत ही सीरियस नॉवेल है, लेकिन बीइंग ए सीरियस नॉवेल ये क्या है, इट इज हैविंग द हाई रेट ऑफ थियोलॉजिकल, यानी ये स्पिरिचुअल भी है और उसके अलावा इसमें मेडिवल हिस्ट्री का भी इन्वॉल्यूशन है ना, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी इसने बताया। और वैसे तो सक्सेस वो क्या कहते हैं, सक्सेस इज ए मिस्ट्री, यानी कि ये एक रहस्य है, कब कौन सी चीज कहाँ पे सक्सेस हो जाएगी हम नहीं कह सकते। सो ऐसे जो है आप लोगों को ये जो शॉर्ट आंसर्स होंगे इसको अच्छी तरह से बना के लिखने हैं। क्वेश्चंस इंटरव्यू के ऊपर भी हैं, जैसे व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, सम ऑफ देम हैव ए पॉजिटिव इंटरव्यू। मतलब कुछ राइटर्स कैसे होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हम जो किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाएं और उसका इंटरव्यू जब लें तो उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होती हैं। अगर आप किसी की
पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना चाहेंगे तो आपको हर चीज अच्छी नजर आएगी, लेकिन आप किसी भी पॉजिटिव इंसान में, किसी भी गुणी इंसान में भी अगर निगेटिव पॉइंट ढूंढना चाहेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। आप उसकी पॉजिटिव एनर्जी को भी निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक क्वालिटी होती है इंटरव्यूअर्स की। और अगर कोई इंसान सेलिब्रिटी है और उसके अंदर कुछ बातें जो है वो गलत है, तो उसको हाईलाइट करने से क्या होता है ना, उसकी छवि बिगड़ती है ना। तो ये इंटरव्यू जो लेते हैं इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, अगर वो सेलिब्रिटी है मतलब वो फेमस है, अगर वो फेमस है इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी अच्छी बात होगी तभी वो फेमस है ना। और अगर कुछ अच्छी बात नहीं होती तो वो शायद फेमस नहीं होता, लेकिन आज अगर वो फेमस है इसका मतलब उसने कुछ अच्छा करा है। और इसीलिए वो जो है उसको यही कहते हैं कि आप उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स को देखा करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी फिल्म स्टार का इंटरव्यू ले रहे हैं, और फिल्म स्टार जो है एटीट्यूड वाले तो होते ही हैं, बदतमीज भी होते हैं, थोड़े बहुत एकदम आउटस्पोकन होते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल के चल देते हैं, होता है क्योंकि वो सब चीज़ों से इरिटेट होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो एक बहुत नामी गामी इंसान होते हैं, वो बहुत कुछ अपनी सरकार के लिए करते हैं, बहुत कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं, वो एक एंटरटेनर होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इन सब बातों को अगर आप दूर करके आप इन्हीं बातों को फोकस करेंगे कि अरे ये बहुत बदतमीज है, अपने आप में बड़ा घमंडी है, बड़ा ऐसा है, बहुत वैसा है, गरीबों को कुछ नहीं समझता, तो उसकी जो छवि होगी वो धूमिल होगी, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या लगेगा, दाग लगेगा। तो पहले लोग बहुत ऐसा करते थे, लेकिन अब जो है इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और अब एक इंटरव्यू का जो जर्नलिज्म करते हैं उन लोगों को इंटरव्यू लेना होता है, तो अब एक इंटरव्यू का एक इम्पॉर्टेंट स्टडी ये भी है कि यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, और आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही गिनाने हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम करेंगे गोइंग टू प्लेसेस। अब आप लोगों ने देखा था गोइंग टू प्लेसेस में सोफिया कैसे डे ड्रीमर थी। डे ड्रीमर यानी बस इमेजिनेशन वाली जिंदगी में रहती थी, है ना। और जबकि जेंसी जो थी वो उसकी फ्रेंड थी, मगर वो बहुत ही रियलिटी बेस्ड लड़की थी। वो जो रियलिटी में है, जो अपनी परिस्थिति है, जो अपने हालात है, उसी हालात में जीवन जी रही है। तो जब ये देखते हैं तो क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछा जा सकता है, देखो एक क्वेश्चन याद दिया है। क्वेश्चन ये है, वेयर वाज इट मोस्टली लाइक दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। कहाँ पर आफ्टर स्कूल वो वर्क करती थी, अगर आपको याद हो तो, याद है किसी को? कहाँ पर वो वर्क करती थी? लोकल। कौन सी फैक्ट्री? लोकल बिस्किट फैक्ट्री। वेरी गुड। वो लोग कहाँ वर्क करती थी? लोकल बिस्किट फैक्ट्री में। अब बिस्किट फैक्ट्री में कोई वो सीईओ तो थी नहीं वहाँ की, है ना। वो फैक्ट्री में काम करती थी। शी बोथ द गर्ल्स वर लेबरर, बोथ द गर्ल्स वर लेबरर, है ना। तो वो कब काम करती थी? वो स्कूल के बाद काम करती थी, है ना। तो इट वाज ए लोकल बिस्किट फैक्ट्री, और वहाँ पे वो लोग काम करके, वो क्यों काम करते थे? बिकॉज घर की परिस्थिति इतनी नहीं थी, अपने भी बहुत खर्चे होते थे, और सब लोग अर्निंग करेंगे, क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्री का कल्चर देखेंगे तो वहाँ आफ्टर 14 ईयर्स सब लोग वर्क करते हैं, सब लोग वर्क करते हैं। अपनी अपनी जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, जितनी उन लोग अर्न करते हैं, उसी हिसाब से वो अपना करियर चूज करते हैं। वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं, है ना। पेरेंट्स सिर्फ जस्ट उनको जो है असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, मगर खर्चा वो लोग सब अपना खुद उठाते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने बाहर जाके रहने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफिया वाज ड्रीमिंग ऑफ? Why does Jancy discourage her for having such dreams? वो क्या, बहुत सारे उसके ऑप्शंस थे,
कुछ कुछ करती रहती थी। कभी सोचती थी कि मैं जो हूँ एक्ट्रेस बन गई हूँ, कभी सोचती थी कि मैं जो हूँ वो बन गई हूँ, फैशन डिजाइनर हो गई हूँ। ऐसे उसके हर दूसरे तीसरे जो वो देखती थी उसके ड्रीम्स जो है चेंज होते जाते थे और वो डे ड्रीमिंग करती रहती थी। और एक बार तो उसने ये सोचा कि आई एम एन एक्ट्रेस और सब मुझे जो है ग्रीट कर रहे हैं और मैं आई हूँ और मैं सबको हाथ हिला रही हूँ और सब मुझे ग्रीट कर रहे हैं, सब पागल हुए जा रहे हैं मेरे पे, मेरे लिए सब ऐसे हो रहे। तो दिस इज द डे ड्रीमिंग वो करती रहती थी, है ना। तो उसने अगर उसने देखा कि ये किसी एक्टर का है तो वो एक्टर की डे ड्रीमिंग करेगी। अगर उसने देखा कि वो फैशन डिजाइनर है, उसका बहुत नाम हो गया, तो वो फैशन डिजाइनर बनती थी। अपना बुटीक हो गया है, मेरा अपना बुटीक है, ये मेरा बुटीक है, तुम मेरे बुटीक में आओ और ऐसे दिस एंड दैट। और लास्टली उसने क्या करा, डे ड्रीमिंग क्या करा, लास्ट में तो उसने पूरी हद ही पार कर दी, है ना। लास्ट का डे ड्रीमिंग क्या था, वो स्पोर्ट्स पर्सन की फैन के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई। उसने सबको बोलना भी शुरू कर दिया, मतलब वो डे ड्रीमिंग उसके माइंड में इतना हावी हो गया कि उसने सबको ये भी कहना शुरू कर दिया कि वो जो है वो मुझे डेट पे बुला रहा है, वो मुझे कह रहा है कि यू कम एंड मीट मी, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑटोग्राफ, है ना। तो यहाँ तक है उसका डे ड्रीमिंग। बट जेंसी जो थी वो उसकी रियल फ्रेंड थी, वो उसको जो है खींच के वापस रियलिटी में लाती थी। और ये सब चीजें जो है सोफिया को अच्छी नहीं लगती थी और सोफिया जो है उससे बहुत सारी बातें फिर नहीं बताती थी, क्योंकि वो उसको कहती थी स्टॉप ड्रीमिंग ऑल दिस थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है ना स्कूल के बाद यहाँ काम करते हैं और ये जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं ना, इससे हम अपना खर्चा चलाते हैं। सो स्टॉप ऑल दिस ड्रीमिंग, अगर कुछ करना है तो मेहनत करनी है। जैसे मैंने तुमको बताया था, इफ यू ड्रीम, मैं तो टॉप कर लिया, मैंने कॉलेज में अपना टॉप कर लिया, वेरी नाइस, ड्रीम इट, बट यू हैव टू चेस योर ड्रीम। चेस करना मतलब उस ड्रीम को भाग के पकड़ना है। और कैसे पकड़ोगे, मेहनत करके, खाली बिस्तर पे लेट के ड्रीम नहीं करना, है ना। तो वही जेंसी जो थी उसको यही समझाती थी कि यू स्टॉप ऑल दिस ड्रीमिंग, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू। और आप क्या करोगे, आप जो है जो रियलिटी है उसको आप अपनाइए, है ना, सच्चाई को अपनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम गोइंग प्लेसेस। अरे बड़े इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर जैसे लॉन्ग आंसर में तुमको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोफियाज फादर, आई मीन उसका जो टेम्परामेंट था कैसा था, जो उनके फादर का टेम्परामेंट था। उसके फादर कैसे थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, है ना। वो डरती भी थी कि अगर ये सब जो बातें मैं फैला रही हूँ, अपने भाई जॉब को बोल रही हूँ, अगर मैं ये कुछ मेरे फादर को मालूम पड़ गया तो ही विल मर्डर मी। तो उनको ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी, है ना। तो उसके ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार आया था कि व्हाट इज द डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टेम्परामेंट ऑफ सोफिया's father. Sophia's father has a plumpy face, looking dreamy and sweaty. He was very hardworking, sophisticated person. Sophisticated का मतलब वो जो है अपने आप में अपने दायरे में है, जो उसको करना है वो करेगा, अपना एंटरटेनमेंट, अपने बच्चों का देख रेख, वो जो उसको करना है वो करेगा। बट ही नेवर किसी को मतलब ओवरवेल्ड नहीं करेगा। जैसे पेरेंट्स होते हैं, अरे मेरा बच्चा, अरे ये आ जाओ, बैठ जाओ, खाना खा लो, ये ऐसे उसके फादर की हैबिट नहीं थी। उसके फादर जो थे ओनली ही विल डू व्हाट इज नेसेसरी फॉर यू, इसके अलावा वो आपको जो है ना पैम्पर नहीं करेंगे। He is a realistic and does not believe in daughter's wild story. अच्छा, उनको ये वाली बात भी पता थी फादर को कि ये थोड़ा थोड़ा मतलब इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहती है, हमेशा कोई सोई रहती है ना। जैसे तुम लोग अगर बैठे रहते तो मैम कहते हैं ना, ओ सोती सुंदरी उठ जाओ पढ़ाई कर लो, है ना। तो मतलब सोई खोई रहती है। उसके फादर को इतनी नॉलेज थी कि शी इज डे ड्रीमिंग। वो कहने लगा, अगर उसके भाई ने उसको बोला कि भाई अरे इसको तो वो स्पोर्ट्स पर्सन मिला था इसे, तो उसने बोला अरे आई डोंट बिलीव इन द वाइल्ड स्टोरीज ऑफ सोफिया। वाइल्ड स्टोरी मतलब ऐसे गप लगाना।
He hopes young Casey will be a good as Tommy Fanny. He wishes that the young footballer keeps away from all the distraction. He shouts instruction to Casey at the playground when the Irish guy Janice beat the hesitant goalkeeper. Sophia's father screamed with joy and pride. He goes to a pub and celebrates the victory. मतलब वो इतना अच्छा इंसान भी है कि जब वो देख रहा है कि अपनी कंट्री जीत गई है तो वो उसको सेलिब्रेट भी करता है। एक मतलब मिक्स कैरेक्टर है वो, अपने लिए पब में जाकर अपने लिए सेलिब्रेट करता है वो, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा क्योंकि ये आया था इस बार एग्जाम में 2-3 साल पहले, हो सकता है इस बार आए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है, सोफिया's ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। इसको आप बहुत अच्छी तरह से लिखते हो ना, उसके ड्रीम्स, वो जो भी देखती थी उसको ड्रीम करने लगती थी और उसके बाद में क्या होता था, डिसअपॉइंटमेंट होता था क्योंकि वो सच नहीं होते थे। जब सपने सच नहीं होते थे तो फिर वो क्या हो जाते थे, डिसअपॉइंटमेंट लेकर आते थे। तो प्रिपेयर करिएगा क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरह से, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं।